तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं आज बेहद बेहतरीन चीज़ आपको बताने वाला हूँ। बहुत लोग जो नए लोग हैं, जो समझते हैं, जो पशुपालन करते हैं, नए बच्चे पशुपालन करते हैं या पशु चिकित्सा में करते हैं, या जो नए BVS है, तो उनको नॉर्मल चीज़ें पता चलनी चाहिए। किसी भी चिकित्सा करने से पहले नॉर्मल चीज़ें पता चलें। जैसी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी से जब हम हटते हैं तो हम पैथोलॉजी में घुस जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर कितना है ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, क्या है। जो हमारे पालतू पशु हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। ये चार्ट के माध्यम से हम बताएंगे आपको। वो पशु जो भैंस की नस्ल के होते हैं, बफेलो की नस्ल के होते हैं, उसमें गाय को हटा दिया जाएगा, लेकिन गाय का भी ऑलमोस्ट एक जैसा टेम्परेचर होता है। इसी में हम ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अलग करके बताएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। भैंस, भैंसा, कटरा, कटिया, इसमें हम बात कर रहे हैं काइंड ऑफ एनिमल का प्रकार क्या है। ये है बफेलो। बफेलो में जो टेम्परेचर है 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, और फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड को भूल जाओ, क्योंकि जनरली सेंटीग्रेड को मैं याद रखोगे तो गलत हो जाएगा। 101 भैंस का, कटरे का, कटिया का टेम्परेचर 101 मिलेगा आपको। पल्स 40 से 50 मिलेंगी, रेस्पिरेशन 15 से 20 मिलेगा। ये आप समझ लें। अब डेयरी काव आ गया, गाय आ गए। गाय में 38.7, इसको याद नहीं रखना है, आपको ये रखना है 101.4, थोड़ा सा ज़्यादा होता है मेटाबॉलिज्म, थोड़ा सा ज़्यादा। उसका 100 है तो इसका 101.4 है। यहाँ पर पल्स भी इसकी ज़्यादा होगी, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो पल्स भी ज़्यादा होगी, 50 to 60, और ये पर रेस्पिरेशन 20 to 25 होगा। गोट, बकरी, बकरी में क्या होगा 39, बकरी का और बढ़ जाएगा 39.8, 103.8, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें 102 तक होता है, लेकिन कहीं कहीं 103.8 भी देखा जाता है। और यहाँ फिर बढ़ गया 70 से 90 और 12 से 120, यहाँ पर रेस्पिरेशन कम हो गया। शीप में 39, 102, अब 70, 90, 12, 60। पिग में 102, चिकन में 107। अब ये 107 है। अगर कोई कह दे कि मेरा चिक मतलब मुर्गा, मुर्गी, बर्ड्स जो हैं, कबूतर, इनका जो उड़ने वाले हैं, जो पर वाले हैं, इनका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है 107। अगर कोई आगे कह दे, या आप चेक करके देखो और आपको पता ना हो, और मुर्गे का बुखार 107 मिले, तो कहोगे इसे तो बहुत ही बुखार, जबकि नॉर्मल है। आपको तो पता है कि 98 होता है, आपको पता 100 होता है, लेकिन मुर्गे का बुखार तो नॉर्मल बुखार ही 107 होता है। तो आप उसका इलाज कर मारोगे, पैरासीटामोल लगाओगे, धीरे 3 दिन तक इलाज करोगे। जब 3 दिन तक इलाज करोगे और टेम्परेचर नीचे आएगा नहीं, बोले साहब दवा तो सारी फेल हो गई। इसलिए फेल हो गई कि नॉर्मल बुखार ही उसका 107 होता है। तो पिग का 102 होता है, शीप का 102.4 होता है, चिकन का इतना होता है, कैमल का कम हो गया 97.4, कैमल में 97.4, कैट में 101.4, और डॉग में 102 होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। बता रहा हूँ कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या क्या होता है। ये अब आपने देखा कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। चल दो, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद हम दूसरी चीज़ बताने वाले हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर, तो ये पता चल गया आपको। अब इसके बाद आपको हम दिखाने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक एक चीज़ कौन सी कहाँ रहती है, कैसे क्या रहती है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये स्केलेटन, स्केलेटन के ऊपर आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी हड्डी कहाँ पर होती है, कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। ये जरूरी है आपको जानना चाहिए, मानना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। जो आज हम बात कर रहे थे कि लास्ट सैक्रम, जो आज हम बात कर रहे थे एपिड्यूरल कहाँ लगाते हैं, ये आज हमने वीडियो डाली है, हम बता रहे हैं कहाँ लगाते हैं। लास्ट सैक्रम और कॉर्डल के बीच में जो डिप्रेशन बनता है वो बनता है। तो इसको देख लें किस टाइप का होता है, ये क्या क्या है, कैसे कैसा है, कौन कौन सी हड्डी कहाँ से शुरू होती है। तो अगर हम अगले पैर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी हड्डी ये चप्पन जैसी दिखाई दे रही है, ये और ये हड्डी स्कैपुला, इस हड्डी का नाम है स्कैपुला। शोल्डर,
स्कैपुला। इसके बाद जो जुड़ती है ये वाली हड्डी, ये है ह्यूमरस। इसके बाद ये वाली हड्डी जो जुड़ी ये रेडियस अल्ना, और इसके बाद ये नी जॉइंट आ गया। इसके बाद मेटाकार्पल और मेटाकार्पल आ गए। ये हो गया अगला पैर की बनावट। अगर कोई कहे कि हड्डी ऊपर की टूट गई, ऊपर की कौन सी टूट गई? कि साहब स्कैपुला टूट गया। साहब हड्डी ऊपर वाली हड्डी से नीचे हड्डी टूट गई। अबे कौन सी टूट गई? बोले साहब ह्यूमरस टूट गई। अरे साहब तीसरी वाली हड्डी टूटी। तीसरी वाली हड्डी कौन सी है? रेडियस अल्ना टूट गई। अगर हम अपने हाथ में लेंगे तो ये स्कैपुला, ये ह्यूमरस, ये रेडियस अल्ना, और ये आपके कार्पल मेटाकार्पल हो गए। इसी टाइप से आप पिछला पैर लेंगे, पिछले पैर में ये आपकी हड्डी आएगी। ये बनता कैव, इलियम, इस्चियम, प्यूबिक। 3 हड्डी है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिक। इन 3 से मिलकर ये एक केज बनता है। ये एक पेल्विक कैविटी बनती है 3 हड्डियों को मिलाकर, और वहां से पहली हड्डी जो निकलती है वो निकलती है फीमर। सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर जो निकलती है। कहाँ से निकलती है फीमर? यहाँ से निकलती है, ये निकल के आई फीमर। हमारी फीमर तो बाहर दिखाई देती है, लेकिन एनिमल की फीमर ऊपर होती है, बाहर नहीं होती। तो फीमर हो गई, सबसे ऊपर क्या हो गया? इलियम, इस्चियम उससे जुड़ गया और फीमर हो गई, और फीमर के बाद टीबिया, फिबुला हो गई, और ये टार्सल हो गई, हॉक जॉइंट हो गया, और यहाँ से मेटाटार्सल। ये पिछला पैर बन गया। 1 हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, बड़ी बड़ी 1 हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी। इसके अपना जो उसके बाद जुड़ गया ये इलियम हो गया। अब ये रिब्स है, ये सारी जो दिखाई दे रही है रिब्स है। तो कैविटी कितनी बनी? अगर इसको बांटा जाए, ये और ये ऐसे बांट दो इसको, और ये यहां से इसको बांट। ये बीच वाली जो कैविटी है, इस कैविटी को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट रहते हैं, 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लंग्स, हार्ट एंड लंग्स। फेफड़े और दिल इसके अंदर रहता है। तो कैविटी कितनी हो गई? 4। इसके अंदर स्कल है, क्रेनियल कैविटी है। इसके अंदर क्या रहता है? ब्रेन क्रेनियल कैविटी में रहता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ब्रेन है, और ब्रेन काय के अंदर रहता है? हड्डियों के अंदर रहता है। उसके बाद दूसरा कम इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो हार्ट और लंग्स है, ये भी हड्डियों के अंदर रहता है। और उसके बाद किडनी है, स्प्लीन है, लंग्स हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है। सारी आलतू फालतू चीज़ें थोरेसिक कैविटी से आगे हटकर जो कैविटी है वो एब्डोमेन कैविटी में रहती है। और इसके बाद जो फालतू चीज़ें बची, बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू नहीं है, वो बची यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर। जेनिटल ऑर्गन और पेशाब की थैली पेल्विक कैविटी में रहती है। तो पता लगना चाहिए, कोई ये पूछे कि पेशाब की थैली कहाँ रहती है, कौन सी कैविटी में, तो साहब पेल्विक कैविटी में रहती है। दिल कहाँ पाया जाता है, साहब थोरेसिक कैविटी में होता है। ब्रेन कहाँ मिलता है, बोले साहब क्रेनियल कैविटी में मिलता है। अरे भाई इंटेस्टाइन कहाँ मिलेगी, बता, इंटेस्टाइन कहाँ मिलेगी? इंटेस्टाइन मिलेगी साहब एब्डोमेन कैविटी में। स्टोमक कहाँ मिलेगा? एब्डोमेन कैविटी में। लंग्स कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ा वाला जो पेट है, ये जहाँ पर यूट्रस 4 महीने के बाद जो यूट्रस आ जाती है, जो रूमन को हम खोलते हैं, वही कैविटी सबसे बड़ी कैविटी कौन सी कहलाती है? एब्डोमेन कैविटी। जिसमें से बढ़िया क्लास चल रहा है, एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जरूरी था आपको पता। अब हम ये दिखाएंगे कौन सा पार्ट कहाँ रहता है। अब तक तो हमने हड्डी दिखा दी आपको। ये काय की हड्डी है? ये गर्दन की हड्डी है। सर्वाइकल हड्डियां बोली जाती है, सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, लंबार वर्टिब्रे, सैक्रल वर्टिब्रे, कॉर्डियल वर्टिब्रे। वर्टिब्रे मतलब हड्डियां, सर्वाइकल मतलब गले वाली, फिर कहाँ के आगे? थोरेसिक मतलब कमर वाली ऊपर की, और ये आगे लंबार और पीछे की, पेट के ऊपर की, और ये सैक्रम कौन सी आ गई? इलियम, इस्चियम, प्यूबिक के ऊपर, और इसके बाद पूंछ की। कॉर्डियल मतलब पूंछ की नहीं कहते हैं। अब जैसे कोई ये पूछ है, ये आखिरी जो रिब रहती है इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। 13वीं रिब फ्लोटिंग रिब होती है। ये आधी होती है, आधी घूमती रहती है। आखिर में हम दिखाएंगे आपको, जब हम आपको दिखाते हैं कि जब रोमन को हम सर्जरी करते हैं, रोमेटोमी करते हैं, तो वहाँ पर एक फ्लोटिंग रिब के बराबर 4 इंच आगे जाके हम सर्जरी करते हैं।
तो ये आपका चार्ट हो गया। पहला चार्ट क्या था, नॉर्मल वैल्यूज। दूसरा चार्ट क्या है, ये एनाटॉमी पता चल गई, हड्डी है, जॉ है, बोन है, ये स्कल है, खोपड़ी को कहते हैं, मैंडिबल है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। इसमें ह्यूमरस है। ये मोटा मोटा तो बहुत पढ़ाया जाएगा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटा हमने आपको बता दिया ये। अब इसके आगे हम बढ़े, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक आ गया, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये जो कैविटी थी दैट इज कॉल्ड क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या मिला आपका, ब्रेन। ठीक, ये जो चल रही है, ये वाली लाइन जो चल रही है, ये जो चल रहा है, ये इसके ब्रेन के अंदर क्या, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या चल रहा है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये वो चीज चली, ब्रेन से लगी चली है, तंत्र का तंत्र है कि जो अंदर पूंछ तक जाएगा ये सारे। तो आप ये समझ लें कि ये ब्रेन हो गया और ब्रेन से ये निकली स्पर्मेटिक कॉर्ड, ऐसे करेंगे। अब क्या है, ये ईसोफेगस। ये जो है, ये यहां से दो रास्ते बनते हैं। जब मैंने पढ़ाया था यहाँ से, ये मुंह से यहाँ पर आके दो रास्ते खुलेंगे, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, बीच में एपिग्लोटिस होता है। ये रास्ता ट्रेकिया वाला। सांस वाली नली ये फेफड़ों में चली गई, और ये वाली जो नली है ईसोफेगस, ये आके कहाँ खुला, रूमन में आके खुलेगा। अब कहाँ है, ये जो कैविटी थी, ये वाली जो कैविटी है, ये है थोरेसिक कैविटी। इसके अंदर क्या मिला, हार्ट मिला, और क्या मिला, लंग्स मिल गया। ये लंग्स, ये दो लंग्स होते हैं, ये हार्ट मिल गया। ये ट्रेकिया हो गया। ये समझ में आ रहा है अंदर की चीजें, नहीं मजा आ रहा है। अब आगे आ गए, अब ये जो फालतू चीजें हैं वो पढ़िए। इसमें पैनक्रिया इसमें मिलेगा, किडनी यहाँ मिलेगी, लीवर यहाँ मिलेगा, गॉल ब्लैडर यहाँ मिलेगा, ओमेजा मिलेगा, एबोमेजा मिलेगा, रूमन यहाँ मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ मिलेगी। इतनी चीजें यहाँ मिलेंगी। काय में मिलेंगी, कौन सी कैविटी में मिलेंगी, ये एब्डोमेनल कैविटी। अब आगे लास्ट कैविटी। लास्ट कैविटी का मतलब क्या है, प्यूबिक कैविटी, पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी क्या मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा, वेजाइना मिलेगी, और जो है रेक्टम मिलेगी, और इसमें यूरिनरी ब्लैडर, वेजाइना, मतलब यूट्रस भी यही मिलेगी। यूट्रस का नहीं लिखा है इन्होंने, यूट्रस भी यहाँ मिलेगी। यूट्रस भी इसके अंदर ही होगी। किस कंडीशन में यूट्रस होगी, जब नॉन प्रेग्नेंट होगी और 3 महीने से कम होगी तो यूट्रस कहाँ रहेगी, वर्षा में रहेगी, कैविटी में रहेगी। और जैसी 4 महीने की हो जाएगी तो ये यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ को आ जाएगी, एब्डोमेनल कैविटी में। तो कौन सा पार्ट का रहता है, देखो ये देखिए, इंटेस्टाइन ऐसे 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 रहती है, ये सारी चीज रहती है, किडनी हो गया, एबोमेजम हो गया, ये सारी चीजें आपने देखी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं बता देता हूं आपको। ये रूमिनेंट डाइजेशन, जुगाली करने वाले पशु का डाइजेशन कैसा है, कैसा होगा। ये यहां से गया मुंह के अंदर चारा, और यहां तक ये काय के द्वारा जा रहा है, ये ईसोफेगस के द्वारा जा रहा है, और रूमन में आ गया, एबोमेजम में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, और यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में एनस से निकल गया। ये पूरा पार्ट है। तो ये जो पार्ट है, ये अगर हम ऐसे करेंगे, ये तो कौन सा पार्ट टकरा रहा है, ये इससे हमेशा डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम से कौन सा पार्ट अटैच रहता है, रेटिकुलम। ये रेटिकुलम है जो इससे अटैचमेंट है, और ये यहाँ से आ जाता है। तो क्या वो आगे हम बताएंगे, वो हो जाए। तो रेटिकुलम है, रूमन है, एबोमेजम है, इंटेस्टाइन है, तो इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो रूमिनेंट्स के बारे में हमने आपको बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ रहती है, कौन सी हड्डी कहाँ रहती है, कौन सी कैविटी होती है, कौन सा ऑर्गन कहाँ सूची रहता है, ये हमने बताया। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ब्लड का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।